बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता अनडाउटेडली अब सम्राट चौधरी। भाजपा ने तभी तय कर रखा था कि पवन सिंह को कहां इस्तेमाल करना है। राज्यसभा के उपेंद्र कुशवाहा तो पवन सिंह ठगे हुए महसूस किए। और देखिए विधि का विधान, हारी हुई बाजी कैसे बाजी कर जीतता है। पवन सिंह विधान परिषद जा रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं भाजपा से, तो पेच किसका फंसा? 8 के बाद जो 9वीं सीट है उस पर लोजपा ने अपना दावा ठोक दिया। तो दीपक प्रकाश की कुर्सी जाना तय है। और मजेदार बात जान लीजिए कि पीआईएल भी दाखिल हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजनीति में कब हारा हुआ दाव जीते हुए दाव में कन्वर्ट हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। कब हार कर कोई जीत जाए, कब जीत कर भी कोई हार जाए ये कहा नहीं जा सकता है। आज बड़ा ही विचित्र दिन है जब एक तरफ भाजपा पवन सिंह को एमएलसी बनाकर भाजपा के कोटे से सदन में भेजेगी, विधान परिषद में भेजेगी, वहीं इसके दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा गए हैं, उनके पुत्र के एमएलसी बनने पर और मंत्री बने रहने पर तलवार खड़ी हो गई है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जब उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट भेजा गया था। पवन सिंह को बंगाल शिफ्ट कर दिया गया था। पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया और काराकाट से निर्दलीय आउट हो गया। कहा गया कि इसके पीछे भाजपा के किसी बड़े नेता का हाथ है। कालांतर में वो कहा गया कि उसमें सीधे सीधे सम्राट चौधरी का ही हाथ था। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का कद गिर जाए। सारे कुशवाहा जब से सम्राट चौधरी को भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया बिहार में, निश्चित ही उनके पीछे हो गए हैं। और आज इस बात को बड़े आसानी से कोई भी विश्लेषक, राजनीति का जानकार व्यक्ति कह सकता है, और मैं तो कहता ही आया हूं, कि बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता अनडाउटेडली अब सम्राट चौधरी है, कोई दूसरा नहीं। बिहार के लगभग सभी छोटे बड़े नेता जो कुशवाहा समाज के हैं, चाहे किसी भी दल में हो, वो सब सम्राट चौधरी को सुप्रीम लीडर मान कर चुके हैं। यहां तक कि विपक्ष के भी नेता, चाहे अभय कुशवाहा हो या जो हो, सब ने सम्राट चौधरी को अपना नेता मान लिया है एक सुर में। अब भाजपा ये पुश कर रही है कि सम्राट चौधरी को केवल कुशवाहा का ही नहीं बल्कि कुर्मी, कुशवाहा, दांगी सबका एक सम्मिलित नेता बनाकर प्रोजेक्ट किया जाए और नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बिहार में प्रस्तुत किया जाए। खैर, ये भाजपा की रणनीति है। भाजपा प्रयास तो करेगी, कर भी रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या? लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जब नॉर्थ एवेन्यू में बैठे हुए थे तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। कई लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ खेल हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने दर्द को बयां किया था। उनके पार्टी के लोग लगातार बोल रहे थे। उनके पार्टी के तब प्रवक्ता जो अब कांग्रेस में चले गए हैं, खुद भी उनको दुख है कि उनको टिकट नहीं मिला। तो राहुल चले गए, उनके पिता को भी नहीं मिला, जितेंद्र नाथ, वो भी चले गए कांग्रेस में। तब वो मेरे ही शो में आकर उन्होंने कहा था कि भाजपा ने पर्दे के पीछे जरूर कोई खेल किया या किसी ने खेल किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में भाजपा ने कंपनसेट करते हुए, मेरी भाजपा के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुशवाहा समाज जो शाहाबाद में हार हुई है, राजपूत और कुशवाहा की लड़ाई, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई, उसकी वजह से नुकसान हमें हुआ है। आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और इसकी गुंजाइश छोड़ेगी भी नहीं भाजपा। बाद में भाजपा ने एक तरीके से इस पूरे मामले को निपटाने के लिए जहां उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, वहीं पवन सिंह को भी लगातार लूप में रखा। पवन सिंह काफी दिन तक भाजपा से नाराज हैं, लेकिन याद कीजिएगा मेरा विश्लेषण, मैंने कहा था कि वापस इसी गंगोत्री में आकर मिलना है उनको। और आज वो भाजपा में है, काफी दिनों से है, सितंबर में ही ज्वाइन कर लिया था वापस उन्होंने भाजपा। उनको भी टीस इस बात की थी कि भाई जितने भी भोजपुरी की गवैया हैं सब सांसद मंत्री बने जा रहे हैं। उनसे छोटी मैथिली ठाकुर आई, वो भी विधायक बन गई, तो दुख तो होगा ना। और काराकाट में जिस तरह से वो अड़ गए थे, बड़े बड़े ने मनोज तिवारी और निरहुआ और समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, तो निश्चित ही जहां एक तरीके से इस चुनाव में हुई हार से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का रास्ता खुल गया, वहीं आगे चल के एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या पवन सिंह को कुछ मिलेगा। राज्यसभा नॉमिनेशन में भी पवन सिंह का नाम चल रहा था, नहीं मिला, तो लोगों ने कहा कि फिर एक बार धोखा हो गया पवन सिंह के साथ। फिर कहानी आगे बढ़ी, फिर पवन सिंह के लोगों ने कहा कि लग रहा है पवन सिंह को संटिंग में डाल देगी भाजपा।
पटना के बांकीपुर से लड़ाएगी भाजपा, बहुत सारी कहानियां चली। लेकिन भाजपा ने तभी तय कर रखा था कि पवन सिंह को कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए, बंगाल चुनाव तक पवन सिंह को किसी बड़े पद पर लाने से भाजपा को नुकसान था। भाजपा जानती थी कि पवन सिंह ने जो गाने गाए हैं, खासतौर पर बंगाली लोगों के, बंगाली महिलाओं के लिए अश्लील गाने हैं, उन गानों के चलते अब उन्होंने लिखा गाया तो नमना कर देता है लोग। बड़ा बेशरम होता है जाति भोजपुरी गायकों का, कुछ भी बोल देता है स्क्रीन पर और फिर उसको बेशर्मी से डिनाई भी कर देता है। अभी हाल ही में मनोज तिवारी भी डिनाई कर रहे थे इंटरव्यू में, कह रहे हैं कि गाना हम नहीं गाए हैं लेकिन गाए वही है, फिर कह रहे हैं गाना हम नहीं लिखवाए हैं, लिखे वही हैं, लिखवाए वही हैं। अब ये बेशर्मी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पवन सिंह को राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा भेजने की चर्चाएं तो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन एकाएक जब राज्यसभा गए उपेंद्र कुशवाहा तो पवन सिंह ठगे हुए महसूस किए। और देखिए, विधि का विधान, हारे हुई बात जी कैसे बाजीगर जीतता है। आज जब पवन सिंह विधान परिषद जा रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं भाजपा से, तो पेच किसका फंसा? कर्म सामने आता है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का पेच फंस गया। देखिए, आपको हमने बताया है कल भी, क्योंकि मैं यहां नहीं मौजूद था तो मैंने आपको नहीं खुद बताया, लेकिन हमारी टीम ने आपको बताया है। जो लिस्ट जारी की गई है एमएलसी की, 11 सीटें थे, उसमें से एक तो तय हो गया। अब जो बची हुई 10 सीटें हैं, इसमें 4 पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित। माने भाजपा ने अपने जातीय समीकरण को देखते हुए पवन सिंह राजपूत, संजय मयूख लाला जाति से आते हैं, अनिल कुमार ठाकुर नाई जाति से आते हैं और शीला पंडित प्रजापति हैं, ये कुम्हार जाति से आती हैं। जदयू ने भी अपनी लिस्ट जारी की। नीतीश कुमार वाली सीट पर ललन प्रसाद को भेज दिया गया, जो पूर्व में भी आपको याद होगा एमएलसी बने थे। जो सुनील सिंह वाली सीट पे उनका नामांकन, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, बाद में फिर वो उनका एमएलसी बहाल कर दिया कोर्ट ने, तो खैर उस पर ललन प्रसाद गए थे कुछ ही दिनों के लिए। फिर शिवरानी देवी प्रजापति, ये भी कुम्हार साथी साथी हैं। आप समझ रहे हैं कि ईबीसी को साधने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। भारती मेहता को बनाया गया और निशांत कुमार, जो तय था कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको जाना है। तो 4 इधर 4 इधर, 4 तो इनका हो गया। और 24.2 जिसके पास विधायक है उसको एक एमएलसी मिल रहा है। तो आंकड़ों तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आंकड़े तो यही कहते हैं कि विपक्ष के पास, कम से कम राजद के पास तो अपने दम पर 25 विधायक है ना। आपको लगता है 25 विधायक है? फैजल रहमान कहाँ चले गए थे, आपको याद होना चाहिए। तो 24 विधायक राजद के पास हो पाते हैं, वो भी केवल कागज पर। आपको लगातार नमन मिश्रा ये कह रहा है कि दर्जनों भर विधायक राजद के भी इधर से उधर कब से संपर्क में है। कांग्रेस कुशवाहा नेताओं को तो मानिए ही मत। अब विधायक राजद का वो तो सम्राट चौधरी के हो चुके हैं कहिए से। अब बचे खुचे यादव समाज के लोगों पर और अन्य जातियों पर भी डोरे डाल रही है भाजपा। खैर, इस कहानी को मैं पंचनामा में समझाऊंगा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि 4 की लिस्ट यहां जारी हो गई और बचते हैं 2 सीटें। इन 2 सीटों में एक चिराग पासवान और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। अब चिराग पासवान ने तो अनाउंस नहीं किया है। इन दोनों का लिस्ट जदयू भाजपा का आने के बाद 8 सीटें तो तय हो गई यहां पर, और प्रथम वरीयता है, पहले लिस्ट जारी हुई है। तो अब बचता कौन है? देखिए, दीपक प्रकाश का नाम जारी नहीं किया एनडीए ने ऑफिशियल तौर पर, चूंकि एमएलसी चुनाव है तो उनको करना चाहिए, नहीं किया। तो ये समझ में आ गया कि उनको लेकर संशय है। वो क्या संशय मैं बताऊंगा। लेकिन चिराग पासवान ने आज तड़के, जो हमने आपको बहुत पहले दावा किया था और बहुत सारे लोगों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फोन पर मुझसे पूछते थे कि कौन बनेगा लोजपा से, मैंने अशरफ अंसारी बहुत पहले बता दिया था। अशरफ अंसारी का लेटर जारी हो गया, उनके नाम पर एमएलसी की मुहर लग गई। तो 8 के बाद जो 9वीं सीट है उस पर लोजपा ने अपना दावा ठोक दिया। चिराग पासवान के पास 19 विधायक है और कुछ विधायक संपर्क में भी हैं। तो अब 19 विधायक के आधार पर चिराग पासवान प्रथम वरीयता में आते हैं ना। चिराग पासवान के साथ अगर अन्याय कोई करेगा या उनको एमएलसी की सीट नहीं देगा तो क्या करेंगे चिराग पासवान, तो आपको पता ही है। चिराग पासवान उन लोगों में से नहीं है कि भाग के गए, फिर दूसरे दरवाजे, फिर तीसरे दरवाजे, फिर चौथे दरवाजे, फिर 5वें दरवाजे। ऐसा नहीं होता है। चिराग ने 2020 में साबित कर दिया, या तो मैं आपके साथ हूं या पूरी तरीके से आपके खिलाफ हूं। आपके दुश्मनों से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, कोई राजद के साथ जाने की, महागठबंधन जाने की, कोई सब करने की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा करेंगे, मांझी करेंगे, चिराग पासवान अपने दम पर तोड़ेगा। और उस चक्कर में चिराग पासवान ने लगभग जदयू को समाप्ति के कगार पर ला दिया। ऐसा कर दिया कि आज नीतीश कुमार यदि अपनी स्वेच्छा से कुर्सी छोड़े हैं
तो ये भूलिएगा मत कि इस ताजमहल के निर्माण में भाजपा के बिहार के मुख्यमंत्री गए। चिराग पासवान का 2020 में बहुत बड़ा रोल रहा था। नीतीश कुमार का अंदर से जो होता है ना राजनीतिक पानी, वो हिला दिया था चिराग पासवान ने, और तब से अब तक नीतीश रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये सच है, क्रेडिट वहां मिलना चाहिए जहां ड्यू है। अब आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान ने जब व्हेन ही थ्रू हिज हैट इन द रिंग, तो ये क्लियर हो गया कि 9 सीटें तो ये तय हो गई। अब आते हैं दीपक प्रकाश 10वीं सीट पर। तो दीपक प्रकाश को कितने विधायकों का समर्थन बच जाता है? उनके पार्टी में तो 4 ही विधायक हैं, और 4 में से 3 किसके साथ हैं ये आपको भी पता है। आपके साथ नहीं है, मतलब वो किनके साथ है वो तो आपको पता ही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। हाल ही में जो संगठनात्मक चुनाव कराने की कल तैयारी की गई, पीसीसी हुआ है, उसका भी कहानी बताता हूँ। पहले आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर, थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मजा लीजिए। दीपक प्रकाश वाली सीट पर तो राजद भी उतारेगी, क्योंकि राजद के पास कायदे से तो 25 विधायक हैं। मैंने कहा फैजल रहमान नहीं रहेंगे, ठीक है, वो पंचनामा में समझाऊंगा। कुछ और विधायक टूट जाएंगे, वो भी समझाऊंगा। तो लेफ्ट की पार्टियां, पूरा विपक्ष जोड़कर तो 41 से ऊपर विधायक हो रहे हैं ना। 35 तो केवल महागठबंधन के पास है। फिर बसपा वाले हैं, आईपी गुप्ता इसी में हैं। फिर आते हैं ओवैसी के विधायक, तो इनको भी मिलकर 24.2 न पुराना है, काहे नहीं हो जाएगा। अरे आधा विधायक लेके चल जाता है अगर बीजेपी, तो बाकी बच जाते हैं ना। तो उस आधार पर एक और सीट इनके पक्ष में आ सकती है, ऐसा लगता है महागठबंधन के। और शायद राजद उसको लेकर सीट कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर भी दे। मुझे लगता है कि सुनील सिंह को बनाएंगे, लेकिन कल रात में एकाएक मुझे 4 बजे जब फोन आता है, मैं फोन उठाता हूँ, राजद के एक बड़े होनहार नेता फोन करके बताते हैं कि राबड़ी आवास पर जमकर माथापच्ची हुआ है। सुबह सुबह राबड़ी जी ने अगर अपना सारा सिक्योरिटी भेज दिया है, उसका कारण केवल सम्राट चौधरी नहीं है, इतना हल्का मत इसको विश्लेषण कीजिएगा। राबड़ी देवी के आवास पर जबरदस्त लड़ाई हुई है। तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से राबड़ी देवी ने कहा कि एमएलसी बनाओ, और वीडियो कॉल पे पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, और सबको यह समझाया कोशिश की जा रही थी कि कैसे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी का विलय वो करेंगे राजद में, और उन्हें एमएलसी बनाकर भेज दिया जाए। भाई से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने, उल्टा कहा। खबर ये आई है, मैं उसको सत्यापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर यह आई कि तेजस्वी यादव ने बहुत भले बुरे शब्दों के साथ फोन काटा और कहा कि अगर ऐसा होगा तो मेरा परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। और खैर ये तो कहने वाले ने मुझे कहा, सूत्र तो सूत्र ही है, तेजस्वी तो उसको कुछ और कहते हैं। खैर कहने का मतलब ये है, विवाद बहुत हुआ और राबड़ी देवी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सुबह सुबह नहीं होता कि अपन हारल मेहरी के मारल, कहीं और की गुस्सा उन्होंने कहीं और निकाल दिया। सुबह सुबह राबड़ी देवी ने अपना कर दिया भाई। कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव अब चाह रहे हैं कि पार्टी से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो पुराना हो। ऐसे में 2-3 लोगों का नाम जो चल रहा है, उसमें सुनील सिंह का भी नाम चल रहा है। खैर वो अनाउंस करेंगे या इस खबर को देखने के दौरान अनाउंस कर चुके होंगे। तो कहने का मतलब कि 10 सीटें तो हो गई, चुनाव तक जाने की तो कहीं संभावना नहीं होती है इस कम से कम एमएलसी चुनाव में। लेकिन अब दीपक प्रकाश को लेकर खबर क्या है, देखिए मैं आपको सीधे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा वो भी सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कहानी। दीपक प्रकाश के पार्टी के खुद के विधायक उनके पक्ष में नहीं है। दीपक प्रकाश ये पहली बार नहीं है कि उनको अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बाहर के लोग क्यों करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा में सीटों से लेकर अब तक उनके राज्यसभा जाने, उनके बेटे को मंत्री बनाने, दोबारा फिर मंत्री बनाने, सभी समयों पर, सभी माइलस्टोन्स पर बीजेपी ने पार्टी विलय करने का ऑफर दिया। कहा विलय कर लो तो ये देंगे, विलय कर लो तो वो देंगे, विलय कर लो तो वो देंगे, और करते करते उन्होंने सब भाजपा से ले लिया लेकिन विलय नहीं किया। अब भाजपा को आंख दिखाने के लिए वो अपने संगठन का चुनाव कराने की बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कह रहे हैं कि हम संगठनात्मक चुनाव करेंगे। यानी भाजपा को सीधे सीधे मैसेज दे दिया कि हम विलय नहीं करने वाले, हम संगठनात्मक चुनाव कराएंगे, अपना हम पार्टी चलाएंगे। तो भाजपा ने कहा ठीक है तो लीजिए, जब आप पार्टी चलाइएगा, विलय नहीं कीजिएगा, सब हम ही से प्राप्त कीजिएगा, तो आपसे बड़ा नेता तो हमारे पास है सम्राट चौधरी। अगर उससे बड़े हैं तो दिखा दीजिए अपनी ताकत, 5 साल बाद में दिखाइएगा। और रही बात एमएलसी चुनाव की, तो दिखा दीजिए बेटे को एमएलसी बनाकर। भाजपा ने छोड़ दिया अपने हाल पर, जैसे 2020 में चिराग के बाद चिराग पासवान को कुछ निकल छोड़ा था।
लेकिन चिराग पासवान कैसे वहां से उभरे वो उनके ऊपर है, वो उनकी कहानी है। उपेंद्र कुशवाहा इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, छटक के यहाँ भागते, छटक के वहां भागते हैं। इस बार उनको ही पता है कि बहुत इधर उधर संभावना उनके लिए नहीं है, क्योंकि गए थे ना मुकेश सहनी, क्या हुआ महागठबंधन में आप देख ही रहे होंगे। खैर, कहने का मतलब कि मैंने आपको एक और बात विश्लेषण करने के दौरान समझाई थी कि जब दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा पेच फंसेगा पंजाब वाला। अगर कोई भी पीआईएल दाखिल कर देता है तो दीपक प्रकाश की कुर्सी जाना तय है। और मजेदार बात जान लीजिए कि पीआईएल भी दाखिल हो गया है। एक व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल कर दिया है, मैं तस्वीर की कोशिश करता हूं दिखा देने का आपको। दीपक प्रकाश की कुर्सी लगभग जानी तय है, लेकिन एक संभावना है जिससे बच सकती है, वो मैं पंचनामा में बताऊंगा। और इतना जरूर और कहूंगा कि इस पूरे मुद्दे पर चूंकि दीपक प्रकाश फंस गए हैं तो सम्राट उपेंद्र कुशवाहा का बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है ये देख लीजिए। क्या रहेंगे एनडीए में, छोड़ देंगे, गुस्सा है, नाराज है, क्या करेंगे, ये सब आप खुद देखिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। पार्टी का क्या फैसला, क्या आगे होगा? बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार। जो गणित है वो नहीं पूरा हो रहा है, जहाँ चिराग ने भी, जहाँ हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।